लेकिन जिसके बेस वोट से जीतते हैं ये देख करके इनको टिकट दिया जाता है कि कौन सी जात की आबादी इस क्षेत्र में ज़्यादा है। ये चाहे विपक्ष के ही हों, मैं कहता हूं कि कम से कम ये तो ध्यान रखें कि हमारे समाज का अपमान कहाँ हो रहा है। बिल्कुल। ये पार्लियामेंट में, असेंबली में, जहां भी मौका पड़े या आम में डिबेट में प्रेस वार्ता करके इसका विरोध करना चाहिए। विरोध नहीं करते तो इनको भी नंगा किया जाएगा, इनको छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, कोई भी नेता हो। हमारा समाज उनको छूट नहीं दे सकता थी। अब हमारे समाज को कुछ भी कह ले, गाजर मूली है वो उसको जब चाहे तब काट ले, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे समाज का एक सम्मान है। अरे यार ये समझ लीजिए, जिस जात के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, भर के नाम से भारतवर्ष, उस जाति को इतना घृणित बता रहे हैं। मैं तो कहता हूँ उनके ज्ञान को थू मैं करता हूँ। जमदग्नि ऋषि का जो है सर गाय न देने पर किरारवीर राजभर ने सर धड़ से अलग कर दिया। धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद जब परशुराम आए तो उनको मालूम पड़ा ये बातें, तो उन्होंने प्रतिज्ञा किया थी मैं भरों का विनाश कर दूंगा, मतलब इस क्षेत्र से। हमारे पिताजी को जो है इन्होंने मारा है जी, पूरे भरों का साम्राज्य खत्म कर दूंगा जी, उनका साम्राज्य खत्म कर दूंगा। तो ये प्रतिज्ञा किया और षड्यंत्र के माध्यम से ही भर राजा किरारवीर का कत्ल कर दिया उन्होंने। हम आगाह करते हैं कि आप राजनीति करो, हमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे समाज कहा गया है यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबसे कठिन जाति अपमाना। हमारे जाति का अपमान किया है, चाहे वो ब्रजेश पाठक हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे अनिल राजभर हो, चाहे अन्य कोई मंत्री या विधायक हो विपक्ष का, हम कभी जाति का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये खुले तौर पे मैं कहता हूँ। दूसरी बात यह है कि कहते हैं यही ब्राह्मणों ने शून्य की खोज किया जी। अरे भाई आर्यभट्ट, आपका आर्यभट्ट था, वाराहमिहिर थे। ये कब हुए आप क्रोनोलॉजी देख लो। और आपको पता होना चाहिए प्रागैतिहासिक काल में आप ही के बाप दादाओं ने लिखा है कि राजा सगर के 60,000 बच्चे पैदा हुए थे। तो 60,000 बगैर शून्य के आप लिखते कैसे थे सर ये मुझे बताओ। ये बात तो आपने बड़े पते की कही। दूसरी बात यह है कि रावण के 10 शीश थे, वो 10 कैसे लिखते थे? उसमें जीरो नहीं लगता था क्या? ये आपकी कपोल कल्पना अब वो नहीं चलेगी। आप लोगों ने देश को बहुत बर्बाद किया, अब बर्बाद नहीं करने पाएंगे। अब विज्ञान का युग है और सभी लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मंथन कर रहे हैं। आपकी बेवकूफ़ी भरी बातें अब नहीं चलेगी। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज़ और साथ ही साथ राजभर एक्सप्रेस में। राजभर एक्सप्रेस चैनल जो है हर तरह की न्यूज राजभर समाज का जो है पटल पे रखता है। और हम हैं आज जिला आजमगढ़ में, जो कि इतिहासकार श्री एम.बी. राजभर जी हैं, और आज उनसे जाना जाएगा कि जौनपुर का इतिहास और राजभर राजा जो किरारवीर है उनका क्या इतिहास रहा है। बहुत बहुत स्वागत है एम.बी. राजभर जी द आर्टिकल न्यूज और राजभर एक्सप्रेस में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप लोग हमारे यहाँ आए, आप लोगों का बहुत वेलकम है, मोस्ट वेलकम है। और मैं आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो श्रोतागण हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जौनपुर एक ऐसा शहर है जो कभी सिराजे हिंद बोला जाता था। सरकी के समय सिराजे हिंद इसका नाम था। और यह ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ज़िला है। जहाँ तक भरों राजभरों का सवाल है, जौनपुर में ये इस क्षेत्र के सबसे मूल निवासी थे और मूल निवासी आज भी हैं। इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है जौनपुर में। और जौनपुर में एक प्रागैतिहासिक काल में जो मिलता है कि यहाँ पर किरारवीर नामक एक राजा थे जिनको किरालवीर भी कहा गया है। और पुराणों में कार्तवीर अर्जुन या सहस्त्राबाहु भी कहा गया है। ये राजा अपना किला बना के जौनपुर में गोमती नदी के किनारे उत्तरी तट पर एक विशाल किले का निर्माण करवाया था। वही उनके राज्य का मुख्यालय था, वहीं से शासन और सत्ता चलाते थे। बाद में जब उनका राज गया तो वहीं पर फिरोज तुगलक जब आया तो उसने वहाँ पर एक किला बनवा दिया, उसको शाही किला बोलते हैं आज।
अच्छा, जो शाही किला मौजूदा समय में है वहीं पर जो है राजभर राजा केरारबीर का वही किला है क्या? जी हाँ, उसी के ऊपर ये फिरोज तुगलक ने उसी किले के ऊपर ही मॉडिफाई करके एक बड़ा ऊपर किला बना दिया और पुराने किले को ध्वस्त कर दिया उसने। ध्वस्त करने के बाद वहाँ एक किले के ऊपर बड़ी एक पत्थर की मूर्ति बनी हुई थी राजा केरारबीर की। केरारबीर जब एक बार बहुत तगड़ी बाढ़ आई थी, वो क्योंकि पत्थर बहुत वजन था, वो किनारे पर था, इसलिए नीचे जब गिर गया तो उसका धड़ अलग हो गया और सिर अलग हो गया। सिर उसका नदी में किधर बह के चला गया कुछ पता नहीं चला, लेकिन उसका धड़ आज भी मौजूद है, जहाँ पर किले के पश्चिमी और दक्षिणी छोर पर एक मंदिर बना दिया गया है उसी धड़ को बीच में रख करके। अच्छा, वही जो केरारबीर जो मंदिर है जी, उसी की तो बात आप नहीं कर रहे जी हैं? उसी की हम बात कर रहे हैं। वो राजा केरारबीर का मंदिर है, वो उनका धड़ के रूप में वहीं पत्थर की एक मूर्ति है, लोग पूजा करने जाते हैं। ये प्रमाण है कि आज भी उनके प्रमाण दिखाई देते हैं कि वहाँ पर ऐसा था। और केरारबीर राजा जब थे तो गोमती नदी ऊपर से बह रही और उसके नीचे सुरंग खोद करके वो लेके गए थे नदी उस पार दक्षिणी छोर पर। एक वहाँ से निकाले थे कि अगर किले पर आक्रमण हो तो हम इधर सुरंग से निकल के नदी के उस पार चले जाएं। तो वहाँ एक हाथी की मूर्ति बनी हुई है बड़ी पत्थर की, और उसी हाथी पर एक घोड़ा चढ़ा हुआ है। हाथी पे घोड़ा चढ़ा हुआ? जी, वो पत्थर की मूर्ति वहाँ आज भी मौजूद है, कोई भी उसे देख सकता है। ये जो आप बता रहे हैं हाथी घोड़े के ऊपर चढ़ा है, तो ये है का मतलब कौन सी ओर है, कौन सी तरफ है? ये शाही किला जब पार करेंगे उसके दक्षिण तरफ, दक्षिण आप जाएंगे शाही किला के दक्षिण तरफ, तो ये रोड जो गया है उसके बाएं तरफ फुटपाथ पर ही वो मूर्ति आज भी पड़ी हुई है, दिखाई देती है। पत्थर की मूर्ति है हाथी और घोड़े की, वहीं जाकर के निकलता था ये सुरंग का। ये गुप्त रास्ता था? ये गुप्त रास्ता था ताकि अगर कोई आक्रमण करे तो इधर से राजा और रानी इमरजेंसी में यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि नदी है, एक परमानेंट एक अस्थाई पुल था, उसको तोड़ दिया जाएगा और उधर निकल जाएं और नदी से पार नहीं हो पाएंगे तो राजा आराम से वहाँ से निकल जा सकता है। ये केरारबीर का बहुत सा प्रमाण आज भी मौजूद है, धरती उसको संजोए हुई है। जैसे केराकत नाम पड़ा है तो केराकत केरारबीर के नाम से नाम पड़ा है। वो केराकत जौनपुर शहर के पूरब तरफ है, एक आज तहसील बनी हुई है केराकत। जी, केराकत तहसील बनी हुई है, उनकी वहाँ छावनी थी। और जमैथा एक जगह है जहाँ पे जमदग्नि ऋषि रहते थे। अभी मैंने सुना है कि 27 अप्रैल 2025 को एक ब्राह्मण सभा हुई थी हरियाणा में, जिसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक वहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में गए थे। और उन्होंने जो बोला है मुझे काफ़ी हर्ट हुआ है उनके बात से। उन्होंने कहा है कि भगवान परशुराम आतताइयों को जब ज़रूरत पड़ी तब उनका कत्ल किया है, उनको मार के भगाया है। मैं इससे अपरोक्ष रूप से कहा उन्होंने, हालांकि ब्राह्मण सभा में कहा है, कोई अपनी जात की सभा करे, हमें उससे कोई गुरेज नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है उससे। लेकिन अपने सभा में, अपने जात की सभा में किसी जात को अपमानित करके बोला जाए और तथ्यहीन बात बोली जाए, वो बड़ी ऑब्जेक्शनेबल बात है। वो मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इतिहास की उस गहराई को, उस समय की गहराई को मैं जानता हूँ। मैं ब्रजेश पाठक जी को ये बताना चाहता हूँ कि राजा केरारबीर का राज था, बहुत दूर तक था, मध्य प्रदेश जबलपुर तक मालूम पड़ता है कि वहाँ तक राज था। उनके राज में जमैथा जमदग्नि के नाम से पड़ा है। जमैथा में जमदग्नि ऋषि रहते थे। उनके राज में, केरारबीर के राज में, राजा शिकार खेलने गए थे, आए। कौन? केरारबीर राजा? केरारबीर शिकार खेलने गए थे। वो फौज के साथ में कुछ उसने लाव लश्कर भी थी साथ में। जब वहाँ से लौट रहे थे तो देखे जंगल में एक आश्रम बना हुआ है, वहाँ गए, सोचे पानी पिएंगे।
तो वहाँ गए तो देखा उन्होंने कि वहाँ ऋषि हैं और बड़ा बुलंद स्थान बना हुआ है। तो उन्होंने कहा पानी पिलाइए, प्यास लगी है, हमारी फ़ौज भी भूखी है, अगर कुछ हो सके तो इनके भोजन का व्यवस्था करिए। अच्छा, जमदग्नि ऋषि से जो है केरारबीर राजभर कहते हैं। केरारबीर कहते हैं जमदग्नि ऋषि से। तो ऋषि क्या है, एक गाय थी। ऋषि परेशान हो गए कि इतना आदमियों का भोजन हम कैसे कराएंगे। तो उनके यहाँ गाय थी, उसका नाम कामधेनु था। वो गाय में ये ताकत थी कि वो जितना आदमी को भोजन चाहे वो भोजन तैयार हो जाता है, अपने आप तैयार हो जाता था। वो गाय के माध्यम से सभी को भोजन कराया गया। सब लोग भोजन से तृप्त हुए, पानी से तृप्त हुए। जब तो पूछने लगा राजा कि आपने इतनी जल्दी व्यवस्था कैसे कर ली। तो उन्होंने कहा मेरे पास एक गाय है जिसको ये वरदान है, उसकी वजह से ये सब हुआ, मैंने व्यवस्था किया। वो कहा मैं गाय को देखना चाहता हूँ। गाय को देखने गए, देखा बड़ी सुंदर गाय थी। तो उन्होंने कहा देखो ये गाय हमको दे दो, क्योंकि मैं देश का राजा हूँ, हमारे यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था अगर एकाएक आ जाए, ये गाय रहेगी ताकि मैं सभी को भोजन कराने की व्यवस्था, पानी जलपान की व्यवस्था मैं करा सकूं। ये मेरे यहाँ रहनी चाहिए गाय। लेकिन जमदग्नि ने कहा मैं ब्राह्मण जात का हूँ, मैं दान लेता हूँ, दान देता नहीं हूँ, और मैं अपनी गाय को आपको दान नहीं दे सकता हूँ। इसमें थोड़ा तकझक हुई, बात और आगे बढ़ गई। राजा ने तलवार से मारा, जमदग्नि का सिर ही कट गया। जमदग्नि ऋषि का जो है सर गाय न देने पर केरारबीर राजभर ने सर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद जब परशुराम आए तो उनको मालूम पड़ा ये बातें, तो उन्होंने प्रतिज्ञा किया थी मैं भरों का विनाश कर दूंगा, मतलब इस क्षेत्र से हमारे पिताजी को जो है इन्होंने मारा है जी, पूरे भरों का साम्राज्य खत्म कर दूंगा जी, इनका साम्राज्य खत्म कर दूंगा। तो ये प्रतिज्ञा किया। और इसके बाद परशुराम अपना षड्यंत्र चालू कर दिया, और षड्यंत्र के माध्यम से ही भर राजा केरारबीर का कत्ल कर दिया उन्होंने। कत्ल करने के बाद वहाँ एक बताते हैं कि लोहित स्थान है, जहाँ इतना लहू गिरा था, उसका लोहित स्थान नाम पड़ गया है, आज भी है वो प्रमाण के तौर पे। राजा केरारबीर, अब सवाल ये आता है कि केरारबीर, पहली बात यह कि केरारबीर की औरत का कई औरतें थी उनके पास, कई रानियां थी, उसमें से एक मनोरमा नाम की भी रानी थी, और जमदग्नि की स्त्री का नाम रेणुका था। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार रेणुका और ये मनोरमा दोनों सगी बहनें थी। अब भर राजाओं में अक्सर प्रचलन था कि कई रानियां रहेंगी लेकिन उसमें एक ब्राह्मण कन्या जरूर रहेगी। उसी को आधार बना करके उन्होंने मनोरमा से शादी कर ली, और मनोरमा इनके यहाँ आ गई, और रेणुका उन्हीं राजा केरार के राज में रहती थी जमदग्नि के साथ में। अब रेणुका की एक अलग कहानी है, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। लेकिन ये जब मर गए केरारबीर, तो इसके बाद राजपाट इनका छिन्न भिन्न हो गया। मैं ब्रजेश पाठक जी से बड़े विनम्र निवेदन के साथ पूछना चाहता हूँ कि आतताई का मतलब आप क्या समझते हैं? ये का मतलब आक्रांता, लुटेरा? आक्रांता नहीं था। आक्रांता कौन होता है? मैं अगर कहूँ थोड़ा कड़वा तो लगेगा, लेकिन सच है कि जो काम सैयद सलार मसूद गाजी ने किया था, राजा सुहेल देव के राज पे आक्रमण किया था और उनसे युद्ध किया, वही काम तो जमदग्नि और परशुराम ने भी किया। तो अब इसमें आतताई परशुराम या जमदग्नि है कि आतताई के राजा केरारबीर है। इसलिए शब्दों का चयन करते समय बड़े पद पर हैं। उत्तर प्रदेश जैसे इतने विशाल प्रदेश के वो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्हें इस तरह से बोलने में जरा सा भी शर्म आनी चाहिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने के लिए। और ऐसा शब्दों का प्रयोग करेंगे तो मैं ये कह देता हूँ कि अभी भी राजा केरारबीर के वंशजों के रगों में खून बहता है, वो कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कहते हैं 21 बार यहाँ पर, ये तो साहित्य है, लिखा उन्होंने क्षत्रियों का विनाश किया, और कोई क्षत्रिय कभी इस पे विरोध नहीं किया कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि क्षत्रियों को मालूम है कि राजा केरारबीर भर राजा थे, वो क्षत्रिय नहीं थे, इसलिए वो ज़्यादा विरोध नहीं करते हैं।
सारा विरोध तो हम लोग को करना चाहिए। अब हमारा इतिहास जब सामने आ रहा है तो हम इसका जम करके पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं कि इस तरीके से ब्रजेश पाठक ने अगर कहा है, अगर क्या वो सही है, वीडियो आज उपलब्ध है, उन्होंने कहा है, तो मैं इसको घोर निंदा करता हूं इसका। और मैं कहूँगा कि ब्रजेश पाठक भरों से माफ़ी मांगे कि उन्होंने हमारे राजा को आतताई कैसे कहा, जबकि उस समय जमदग्नि और परशुराम दोनों राजा के प्रजा थे, राजा केरारवीर की प्रजा थे। एक प्रजा इस तरह से बोले राजा को, ये घोर निंदनीय काम है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और एक चीज़ हम ये पूछना चाहेंगे कि राजभर समाज में बहुत से मंत्री हैं मौजूदा टाइम में, जो सत्ता में सरकार है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, सत्ता में सरकार में मंत्री भी हैं, लेकिन जो आपने बात बताई उप मुख्यमंत्री की, जो ब्रजेश पाठक का जो बयान आपने बताया, तो इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है? मैं विनम्र निवेदन के साथ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो नेता हैं, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, लेकिन दो नेता हमारे पक्ष में हैं, वो सरकार में हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, अनिल राजभर जी हैं, ओम प्रकाश जी हैं। ओम प्रकाश जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि इतना बड़ा अपमान हमारे समाज का, राजभर समाज का हो रहा है, आप गए हैं वहाँ पर, उस पार्टी से आपने समझौता किया है, तो क्या हमारे समाज का बाल बनाने के लिए उसके सर का गए हैं आप वहाँ? ये जिम्मेदारी आपकी है, आपको ये जवाब देना होगा हमारे समाज को कि हमें आतताई बोला जा रहा है, आकांता बोला जा रहा है। आपकी कोई पे 1 महीना हो गया, 27 अप्रैल को, अब ये मई आ गया है, आज 29 मई है, आप आज तक 1 महीने तक आई कोई प्रतिक्रिया आपकी नहीं आई। आप ये दलाली करने गए हैं, क्या करने गए हैं वहाँ? और गए हैं तो ये हमारा समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, और ये हम एक्सपोज करेंगे। अभी शुरुआत कर रहे हैं हम, शुरुआत कहाँ से करेंगे? जम के हम प्रेस वार्ता बुलाएंगे वसीस केरारवीर के मंदिर पर जौनपुर में, और वहीं से हम विरोध का बिगुल बजाएंगे और पूरे समाज को अपने जाके बताएंगे कि इस तरह से हमारे समाज को गिरवी रख करके ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर राजनीति कर रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनका लुकआउट है, घोसी से उनके लड़कियों को टिकट मिला था, एमपी का टिकट मिला था, वो इलेक्शन में खड़े थे। यही ब्रजेश पाठक है, यही ब्रजेश पाठक अरविंद राजभर को, जो वहाँ के प्रत्याशी थे, इनके लड़के हैं ओम प्रकाश के, उनको घुटने पर टिका के माफ़ी मंगवाया। वो अरविंद को माफ़ी नहीं मंगवाया, वो हमारे पूरे राजभर समाज से माफ़ी मंगवाया उसने। ब्रजेश पाठक को ये मालूम था केरारवीर का युद्ध और परशुराम का युद्ध, ये उसको अच्छी तरह से मालूम था, इसलिए हमारे समाज को अपमानित करने के लिए उसको घुटने पर टिकाया। हालांकि अरविंद की कोई औकात नहीं है, अरविंद को उसने नहीं झुकाया, उसने हमारे पूरे राजभर समाज को अपमानित किया। इसका हम ब्रजेश पाठक को 2-3 बातें हो गई हैं, हम बराबर माइंड कर रहे हैं। अरविंद इसको ब्रजेश पाठक को हम ये इसके आपके चैनल के माध्यम से हम सूचना भिजवाना चाहते हैं कि आप अपनी लैंग्वेज पर, अपनी भाषा पर जरा फिर से उसको सब परिमार्जित करके बोला करो। इस तरह से बोलोगे तो राजभर समाज, आज कहते हैं राजभर विहीन कर दिया, छत्री विहीन कर दिया परशुराम ने। अरे बाबा, गणना तो करा लो, पूरे प्रदेश का नहीं, आप जौनपुर ज़िले का गणना करा लो कि जौनपुर ज़िले में ब्राह्मण ज़्यादा हैं कि भर ज़्यादा हैं। आपको खुद ही मालूम पड़ेगा कि किसकी आबादी कम हुई, समाप्त कौन हुआ। हम समाप्त नहीं हुए हैं, आज भी हमारी रगों में खून है। हम आगाह करते हैं कि आप राजनीति करो, हमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे समाज कहा गया है, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबसे कठिन जाति अपमाना। हमारे जाति का अपमान किया है, चाहे वो ब्रजेश पाठक हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे अनिल राजभर हो, चाहे अन्य कोई मंत्री या विधायक हो विपक्ष का, हम कभी जाति का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये खुले तौर पे मैं कहता हूँ। दूसरी बात यह है कि कहते हैं यही ब्राह्मणों ने शून्य की खोज किया। अरे भाई, आर्यभट्ट, आपका आर्यभट्ट था, वराहमिहिर थे, ये कब हुए आप क्रोनोलॉजी देख लो।
और आपको पता होना चाहिए प्रागैतिहासिक काल में आप ही के बाप दादाओं ने लिखा है कि राजा सगर के 60,000 बच्चे पैदा हुए थे। तो 60,000 बगैर शून्य के आप लिखते कैसे थे? सर ये मुझे बताओ। ये बात तो आपने बड़े पते की कही। दूसरी बात यह है कि रावण के 10 शीश थे, वो 10 कैसे लिखते थे? उसमें जीरो नहीं लगता था क्या? ये आपकी कपोल कल्पना अब वो नहीं चलेगी। आप लोगों ने देश को बहुत बर्बाद किया, अब बर्बाद नहीं करने पाएंगे। अब विज्ञान का युग है और सभी लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मंथन कर रहे हैं। आपकी बेवकूफ़ी भरी बातें अब नहीं चलेगी। एक चीज़ हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि आपने पक्षधर जो सत्ता में है, राजभर समाज के मंत्री अनिल राजभर जी हो गए, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो गए, इनके बारे में तो आपने बताया कि मतलब ये अपनी बात रखें या फिर उस बात का जो है उल्लंघन करें जो उप मुख्यमंत्री जी ने जो भाषण में कहा था। लेकिन विपक्ष में भी राजभर समाज के बहुत बड़े बड़े नेता, मंत्री, विधायक बहुत पुराने भी हैं, तो क्या उन लोगों को इस बात का विरोध नहीं करना चाहिए? मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है कि जिसकी दाल रोटी खाते हैं जी, उसका कुछ भी पता नहीं कि दाल रोटी आती कहाँ से है। जिसके वोट बेस वोट से सब जीतते हैं, हालांकि सारे समाज के लोग वोट देते हैं, लेकिन जिसके बेस वोट से जीतते हैं ये देख करके इनको टिकट दिया जाता है कि कौन सी जात की आबादी इस क्षेत्र में ज़्यादा है। ये चाहे विपक्ष के ही हों। मैं कहता हूं कि कम से कम ये तो ध्यान रखें कि हमारे समाज का अपमान कहाँ हो रहा है। बिल्कुल। ये पार्लियामेंट में, असेंबली में, जहां भी मौका पड़े या आम में डिबेट में प्रेस वार्ता करके इसका विरोध करना चाहिए। विरोध नहीं करते तो इनको भी नंगा किया जाएगा, इनको छोड़ा नहीं जाएगा। चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, कोई भी नेता हो, हमारा समाज उनको छूट नहीं दे सकता थी। अब हमारे समाज को कुछ भी कह ले, गाजर मूली है वो उसको जब चाहे तब काट ले, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे समाज का एक सम्मान है। अरे यार ये समझ लीजिए, जिस जात के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, भर के नाम से भारतवर्ष, उस जाति को इतना घृणित बता रहे हैं। मैं तो कहता हूँ उनके ज्ञान को थू मैं करता हूँ। इनको ज्ञान लेना चाहिए कि ये हमारा समाज इतना विस्तृत समाज था, इसका भी साम्राज्य था। तमाम आज भी जौनपुर जिला देख लीजिए, आजमगढ़ देख लीजिए, आज भी स्थान जगह जगह टीले किले कोटखाइयों के अवशेष आज भी पड़े हुए हैं। अच्छा सर, एक चीज़ हम ये पूछना चाहेंगे, जो केरारवीर राजभर राजा हुआ करते थे अपने समय में, इनके जो है और भी भाई या सगे संबंधी थोड़ा देखिए, जौनपुर में तो कई स्थान हैं भी। बरसाती वीर, बरसठी नाम उसी से पड़ा है। आप देख लीजिए, लहुरा वीर बनारस में है, भोजू वीर बनारस में है, छोटुक वीर, ये वीर हमारी उपाधि हुआ करती माने थी। ये जो जितना आप नाम बता रहे ये सब हैं, उनके सगे संबंधी भाई रलनाथ रिश्तेदार थे। ये सभी लोग सभी सगे संबंधी थे। राजभर राजा जो थे जी, उनके सगे संबंधी और उन्हीं से रिलेटेड भाई बंधु थे जी। ये सभी वीर शब्द लगाते थे। उस समय वीर शब्द का प्रचलन था और वीर शब्द से ही लोग जाने जाते थे। ये इसके प्रमाण मिलते हैं तमाम, और दूसरे में भी हैं। मैं तो ये कहूँगा, ओम प्रकाश कभी कभी प्रहसन में कुछ भी बोल जाते हो तो नाटकी आदमी यही है। वो कहते हैं हनुमान जी हमारे बिरादरी हैं। अभी तक तो ये कोई हमारा ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला है, फिर भी उनको भी महावीर बोलते हैं। महावीर उनको भी बोलते हैं, वीर शब्द लगा हुआ है। तो उस पर न जाके मैं ये कहूँगा, अगर नेतागिरी करनी है तो आप सही तरीके से नेतागिरी करो। हमारे सर काट के बाल की रक्षा करना, ये कोई नेतागिरी नहीं चलेगी अब। और हम लोग भी अगर ज़रूरत पड़ी, किसी समाज का नौजुवक आपको धूल चटाएगा मैदान में आकर के, इसको आप सदैव ध्यान रखिएगा। ये बहुत जागृत समाज है। अब इसको अपने इतिहास का पता चल गया है। अब ये समाज भिन भिना के जब उठेगा ना तो कोई बच नहीं पाएगा। आप कितना भी दलाली कर लो, ये दलाली ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है। इसका जवाब पुरजोर तरीके से दिया जाएगा। और अगर 15 दिन का मैं समय दे रहा हूँ, अगर इस पर कोई क्रिया नहीं आई तो हम लोग शुरुआत करेंगे जौनपुर से। और आने वाले 2027 के इलेक्शन में हमारा समाज जम के इसका जवाब देगा, वोट के माध्यम से देगा, सड़क पर देगा, एजिटेशन करके देगा, प्रोटेस्ट करके देगा। इनको समझ में आ जाएगा कि राजनीति क्या होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
दोस्तों ये थे जो है इतिहासकार एम.बी. राजभर जी, जो कि आज इनसे जानने का प्रयास किया गया कि राजभर राजा जो किरार वीर है, जो जौनपुर के राजा हुआ करते थे किसी समय में, उनसे रिलेटेड जो तथ्य रखें इतिहासकार जी, काफ़ी बेबाकी से रखा और खूब टटोल के मतलब एक एक तथ्यों पर जो है काफ़ी आकर्षित करवाया। इतिहास से कितने संतुष्ट है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इसी के साथ हम आप लोगों से इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।